हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और इवन ये पॉइंट क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि उनके एक सब्जेक्ट जिसका नाम बैंकिंग है, बैंकिंग सब्जेक्ट में ये टॉपिक अच्छी तरह से दिया हुआ है और 11th क्लास की बैंकिंग की किताब में भी इसका कुछ जिक्र किया गया है। आज का टॉपिक बहुत ही जनरल है। हम लोग इस टॉपिक के बारे में अक्सर जानना भी चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो कुछ अलग अलग प्रकार के आंसर लिख देते हैं और वो आंसर संभव है कि ठीक नहीं हो पाते, या उनको इन हेडिंगों के बारे में या इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ जानकारी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट जो जानते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ बात ऐसी हो सकती है जो वो नहीं जानते। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं, यहाँ आज जितनी भी हेडिंगों की एक्सप्लेनेशन की जाएगी, उन्हें आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज इस क्वेश्चन के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ कौन कौन सी हेडिंग डली हुई हैं और यहाँ जो हेडिंग है उन हेडिंगों के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का नाम है डीमेरिट्स और डिफेक्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दोष। डीमेरिट्स को हम लोग यहाँ कमी भी कह देते हैं या ये दोष भी हैं। और मैंने कुछ ऐसी हेडिंग या कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने की कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को इन हेडिंग्स के द्वारा हम लोग आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये हेडिंग और भी आगे बढ़ सकती है, हम इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इन 12 हेडिंग में इन क्वेश्चन के आंसर को बताना आसान है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम। वैसे तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम आज के समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आजकल आप लोग जानते हैं ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, कहीं से सामान खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट आप आसानी से अपने मोबाइल से कर देते हैं। आपको अपने गांव में या कहीं दूर अपने दोस्त के पास कोई अमाउंट या कोई पैसे भिजवाने हैं तो आप अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल से एक क्लिक से ही वो पैसे आसानी से भेज सकते हैं। पेमेंट का जो नज़रिया है वो पहले से और अब में कुछ बदल गया है। जैसे काफ़ी समय पहले सामान के बदले सामान, जो एक्सचेंज होता था, जो विनिमय होता था, वो ऐसे था, सामान के बदले सामान। कुछ परिवर्तन हुआ तो धातुओं के बदले सामान मिलने लगा, बहुमूल्य धातुएं दे दीजिए और सामान ले लीजिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुद्रा मतलब करेंसी का विकास हुआ और करेंसी का विकास होते होते सारा ढांचा, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया और सामान अब मिलने लगे हमें मुद्रा के बदले। मुद्रा मतलब पैसे के बदले। भारत की करेंसी में समय समय पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं और ज़रूरी भी है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने नोटबंदी का एक परिवर्तन सुनाई है, उस परिवर्तन से सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो बैंकिंग सिस्टम में कई प्रकार के संकट काल भी आए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आए और स्वतंत्रता प्राप्ति के काफ़ी पहले भी। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है YouTube पर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास बैंकिंग संकट काल था। बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां आई थी और उस कारण बहुत सारे बैंक फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उन बैंकों को धीरे धीरे उभारा गया, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन किए गए। कुछ बैंक तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ बैंक ऐसे थे जिन्होंने अपनी नीति, अपनी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करके अपने आप को स्टैंड करके रखा और काफ़ी लंबे समय के बाद आज वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अपना स्थान कायम करके रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बैंकों के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसे डीमेरिट्स हैं, ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। तो आइए
आज की जो हेडिंग है या जो आज का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई इन 12 हेडिंगों से आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली हेडिंग है आज हमारी, बैंकों का अनियमित विकास। अनियमित विकास का मतलब है कि किसी नीति के अंतर्गत, किसी प्लानिंग के अंतर्गत बैंकों की स्थापना से संबंधित है। कि बैंकों की स्थापना से संबंधित अगर कुछ बात हम करने की कोशिश करें तो आपको बताएं कि कहीं तो ऐसे स्थान हैं, भारत में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां एक भी बैंक नहीं है और उस स्थान पर बैंकों की कमी है। वहां रहने वाले लोगों को बैंक पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बैंकिंग की कार्यप्रणाली के बारे में, उसके लाभ, उसकी हानि के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मतलब कुछ लोगों को जानकारी ना रहते हुए वो बैंकों की तरफ जाते ही नहीं है, और कुछ लोग उनके आसपास के क्षेत्रों में बैंक है ही नहीं, इसलिए वो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ जगह ऐसी भी हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर कुछ ऐसे स्थान चुन लेते हैं कि वहाँ बहुत सारे बैंक खुल जाते हैं। बहुत सारे बैंक खुलने के कारण उन सभी बैंकों में एक प्रकार का कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, और उस कंपटीशन, उस प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के कारण बैंकिंग सेक्टर नुकसान में चले जाते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जो पहली कमी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, वो बैंकों का अनियमित विकास है या बैंकों की अनियमित स्थापना से संबंधित है। कि बैंकों की स्थापना किसी प्लानिंग के अंतर्गत नहीं होती है। जहां पहले से ही बैंक अवेलेबल है वहां जाकर अपनी ब्रांच खोलना समझदारी है कि नहीं है। दूसरा, जिस स्थान पर बैंक है ही नहीं वहां बैंक खोले जाएं कि नहीं खोले जाएं, इस बात से लेकर हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की ये एक महत्वपूर्ण कमी है। अगर बैंकों के स्थापना से संबंधित कुछ परिवर्तन किए जाएं, कुछ नई नई नीति बनाई जाए, नई नई पॉलिसी बनाई जाए, तो संभव है कि ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ और सुधार आए और इस प्रकार की जो कमी है वो धीरे धीरे सोल्व हो जाए। अगली हेडिंग है बैंकिंग निक्षेपों की कमी। यहाँ निक्षेपों से मतलब हमारा पैसे बचत करने से है, पैसों को बैंकों में जमा करने से है। बैंकिंग सेक्टर की जानकारी कम होने के साथ साथ या बैंकों के द्वारा होने वाले फायदे और नुकसान के साथ साथ, जब लोगों को बैंकों के फायदे के बारे में नहीं पता होगा या बैंकिंग की स्थापना से संबंधित अगर किसी क्षेत्र में बैंक होगा ही नहीं, तो लोग अपना पैसा जमा कैसे करेंगे? लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न कैसे होगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम है, जिसके कारण लोगों में या लोगों के पास बचत नहीं हो पाती, और जो लोग बचत करते भी हैं उनका विश्वास बैंकों पर नहीं होता। उनके द्वारा की गई बचत को वो बैंकों में जमा नहीं करते, बल्कि अपने पास ही रख लेते हैं, अपने घर पर ही सेव करके रख लेते हैं, जिसके कारण बैंकों के पास जो जमा राशि है, जो धनराशि है, वो समय से नहीं पहुंचती और पूर्ण रूप से नहीं पहुंचती। इसलिए कुछ बैंक नुकसान में चले जाते हैं और बैंकों को हुआ ये नुकसान बैंकिंग सिस्टम पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अगली हेडिंग है विशिष्ट बैंकों का अभाव। विशिष्ट बैंकों से मतलब यहाँ ये है कि विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंक। जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उन बैंकों की तरफ, जैसे HDFC है तो हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है, IDBI बैंक है, उसकी फुल फॉर्म से संबंधित है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड है, कृषि बैंक है, कुछ और सहकारी बैंक है। तो विशिष्ट बैंक का मतलब है कि विशेष रूप से विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले जो बैंक है उनकी या तो संख्या कम है या उनकी स्थापना ही नहीं हुई। जैसे विदेशों से होने वाले व्यापार के अर्थ संबंधी, विदेशों से होने वाले व्यापार के पैसे का लेन देन संबंधी एक विशिष्ट बैंक जो है उनकी भारत में कमी है। अगर ये कमी दूर हो जाए तो विदेशी व्यापार से होने वाला लेन देन या उनसे अर्थव्यवस्था या
वित्त व्यवस्था जो है उनके पैसे की जो व्यवस्था है वो आसानी से हो सकती है। अगली जो हेडिंग है उस हेडिंग को देखिएगा, हुंडियों के उपयोग की कमी। ये हुंडी क्या होता है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने हुंडी के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड की थी। हुंडी एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उस संबंध में ये हुंडी लिखी जाती है। अब हुंडी से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी हुंडी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जल्दी बता देता हूँ कि हुंडियों के उपयोग पर लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था। हुंडी का उपयोग आजकल के समय में होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। हुंडी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे देश के सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू की थी। उस योजना से संबंधित अगर हम लोग बात करें, 1952 ईस्वी में एक योजना थी, बिल बाजार योजना। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और अब तक किसी भी प्रकार के ऐसे बाजार की स्थापना नहीं हुई है और हुंडियों का उपयोग खत्म। लोग या व्यापारी अधिकतर नगद शाख पर विश्वास करते हैं, वो जो लेन देन अधिकतर करते हैं वो नगद करते हैं। इस प्रकार के जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग नहीं करते। अगली हेडिंग है बेटा, आरबीआई की शाख नियंत्रण नीति या आरबीआई की ऐसी शाख नियंत्रण नीति जो अनियमित है या अनियंत्रित है, जो अनकंट्रोल है। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी शाख नियंत्रण नीति बनाए, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बनाए, जो बैंकों के ऊपर कुछ कार्य करेगी, लोगों के लिए फायदा होगा, देश के लिए फायदा होगा। लेकिन इस नीति का कुछ देसी बैंकर्स, कुछ महाजन, कुछ साहूकार लोगों पर इस प्रकार की नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऐसा कह लीजिए कि आरबीआई की इस प्रकार की शाख नियंत्रण नीति से उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा बनाई गई शाख नियंत्रण नीति से इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कोई फायदा होता तो है, लेकिन उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए था। अगली हेडिंग बताती है बेटा कि बैंकों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली। बैंकों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली से यहां क्या मतलब है कि किसी विशेष बैंकिंग शाखा पर ऐसे प्रबंधक की नियुक्ति कर देना जिसको प्रबंधन के बारे में जानकारी कम होती है। तो ऐसा प्रबंधक या ऐसा मैनेजर अपनी बैंकिंग शाखा पर हमेशा नुकसान को देखता है। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए वो ऐसे लोगों से जानकारी बढ़ा लेता है जो बैंकिंग सिस्टम के लिए नुकसानदायक होते हैं। क्योंकि ये मैनेजर, ये प्रबंधक उन लोगों को लोन, जो ऋण की सुविधा है वो ज्यादा कर देता है, अचल संपत्ति पर कर देता है, या ऐसी संपत्ति पर, ऐसी सिक्योरिटी पर लोन दे देता है जो एक तरीके से वो पैसा मरने योग्य होता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, जिस वजह से बैंकिंग विशेष शाखा को नुकसान हो जाता है। तो हेडिंग थी बैंकों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली। इन सभी हेडिंगों को आप आसानी से देख सकते हैं। अगली जो हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लगभग 6 हेडिंगों का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। अगली जो हेडिंग है वो है अपर्याप्त अचल संपत्तियों पर ऋण देना। ऋण मतलब यहाँ पे लोन देना। तो किसी शाखा विशेष पर कोई प्रबंधक के द्वारा, किसी मैनेजर के द्वारा, बैंकिंग मैनेजर के द्वारा अपने स्वार्थ के कारण ऐसी संपत्तियों पर लोन दे दिया जाता है जो पैसा वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगर लोन देने के बाद बैंक का पैसा वापस नहीं आया तो वो नुकसान किसे होगा? किसी विशेष बैंक को ही होगा। तो यहाँ बताया अपर्याप्त अचल संपत्ति, किसी व्यक्ति को ज्यादा अमाउंट दे दिया जाता है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है, लेकिन मैनेजर की शाख की वजह से या बैंक मैनेजर के साथ जानकारी की वजह से मैनेजर उन लोगों को ज़्यादा बड़ा अमाउंट लोन के लिए दे देता है और उनकी संपत्ति की वैल्यू कैसी होती है? कम होती है।
या संपत्ति कैसी होती है उसको हम लोग लिक्विड कर ही नहीं सकते, संपत्ति का लिक्विडेशन अमाउंट में नहीं कर सकते, उसको सेल आउट नहीं कर सकते, या समस्या आ जाती है आगे। इस प्रकार की टेंशन को क्लियर करने के लिए अपर्याप्त अचल संपत्तियों पर ऋण देना बंद करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंकिंग शाखा विशेष को नुकसान होगा ही होगा। अगली हेडिंग है जनता में बैंकिंग व्यवहार की कमी। जनता में बैंकिंग व्यवहार की कमी का कारण क्या है कि जनता का विश्वास बैंकों पर कम है। ये स्थिति मैं आज की नहीं कह रहा, मैं स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर और जब तक की बात कर रहा हूं, जब तक बैंकिंग सेक्टर लगातार फेल होता रहा। जैसा कि कुछ स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारे इंडिया में बैंकिंग रिफॉर्म 1991 से 1992 के बीच में हुआ था। तो रिफॉर्म से पहले तक की जो कंडीशन है वो भी इन क्वेश्चन के द्वारा क्लियर हो जाएगी कि जनता में बैंकिंग व्यवहार की कमी, चूंकि जनता के अंदर बैंकों के प्रति विश्वास कम हो जाता है। अब एक बार अगर जनता के अंदर विश्वास कम हो गया तो बैंकों में वो लोग अपना पैसा जमा ही नहीं करेंगे। जो पैसा उनके पास है या जो बचत का पैसा है उसे वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो जनता में यदि विश्वास बढ़ेगा तो वो पैसा बैंकों में जाके जमा करेंगे, और विश्वास घटेगा तो पैसा जमा नहीं होगा। तो जनता में बैंकिंग व्यवहार की कमी, जब लोग विश्वास ही नहीं करते तो वो बैंकों में अपना अकाउंट क्यों खुलवाएंगे या बैंकों के साथ लेन देन करेंगे ही क्यों। अगली हेडिंग है लघु और असमर्थ बैंकों का विद्यमान होना, स्थापित होना। 1991-92 में मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत देश में बहुत से ऐसे बैंक थे जिनकी जो प्रदत्त पूंजी थी, जिनकी टोटल पूंजी थी वो बहुत कम थी। उनके पास जो रिजर्व फंड था वो बहुत कम था, मतलब ऐसा कह सकते हैं तो बैंक वो छोटे थे या असमर्थ थे, और देश में मंदी आने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। और जब देश में मंदी आएगी, बैंक ने अपने आप को नहीं संभाला या बैंक अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंक असफल हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बैंकिंग प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग से है कि बैंकों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को, सभी एम्प्लॉय को एक विशेष रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और प्रशिक्षण देने के लिए उनको प्रशिक्षण सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप उन्हें प्रशिक्षण नहीं देंगे तो वो बैंकिंग में या किसी विशेष बैंक में बैठे हुए जनता के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे और बैंक के कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बैंक जो है धीरे धीरे असफल होते चले जाएंगे। बढ़ती नौकरशाही और अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, कुछ तो कंडीशन हो गई, प्रशिक्षण की कमी, ट्रेनिंग नहीं है, नौकरशाही के कारण। दूसरा अनुशासनहीनता, टाइम 10 बजे 12 बजे आ रहे हैं, या पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में या अकाउंट होल्डर के साथ में अच्छी तरीके से व्यवहार ना करना। व्यवहार क्यों नहीं अच्छा होता, कम प्रशिक्षण के कारण। तो बढ़ती नौकरशाही और अनुशासनहीनता के कारण भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में लगातार कमी आई। बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना। वो वाले सिद्धांत जिन सिद्धांतों पर बैंकिंग सिस्टम चलता है, वो वाले सिद्धांत जिन सिद्धांतों पर कोई बैंक की शाखा कहीं पे खोली जाती है, लोगों के अकाउंट खोले जाते हैं, उनके यहाँ से जो निक्षेप है वो स्वीकार किए जाते हैं, उन सिद्धांतों की अवहेलना कर दी जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये 12 हेडिंग मेरे द्वारा जो बताई गई है आपको, मैंने कुछ बातें इन सभी हेडिंगों के विषय में बताई। संभव है कि इनके विषय में और भी बातें हैं, लेकिन कुछ हिंट अगर आपको पता लग जाए तो अपने शब्दों में भी आप इनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि भाई इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कमियां कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाइए, तो आप इन 12 हेडिंग्स में अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार आज की जो वीडियो है वो हमारी यही समाप्त होती है, और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे
फ्यूचर के जितने भी लिंक है वीडियो से संबंधित वो आपको समय रहते प्राप्त हो सके। धन्यवाद।